I would like to invite Professor Dr. Manju Agrawal Ma'am, Dean Student Welfare, to please come on the stage and welcome our guest of honors and dignitaries. आदरणीय चीफ गेस्ट श्रीमती विद्या बिंदु सिंह जी, आदरणीय चेयरपर्सन विमेंस कमीशन बबीता सिंह जी, हेल्प यू ट्रस्ट के ट्रस्टीज मिस्टर हर्षवर्धन एंड मिस रूपल अग्रवाल। अब हमें ऐसा नहीं लगता कि आप लोग पराए हैं, हमारे परिवार के ही हैं। और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया साथ में मिलके डॉक्टर प्राची, बड़ी मेहनत करके, हमारे HOIs जो यहाँ पे हैं हमारे साथ, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर माला, डॉक्टर खंडेलवाल, मीडिया के लोग सारी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, वो लड़कियाँ जो हमारे साथ हैं वो हम सभी के लिए एक आदर्श हैं, मोटिवेशन है। तो मैं लड़कियों की जो बहुत आप जिनको भी हम गौरवान्वित करना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो काफ़ी स्ट्रगल करके इस मंच तक आई होंगी, तो उनके लिए 2 लाइन से शुरू करूंगी। डॉक्टर श्रीवास्तव भी हमारे साथ बैठे हैं, शायद डॉक्टर JK श्रीवास्तव अभी तक यहीं थे। तो आप सभी का अभिनंदन, और आप सब अपना समय निकाल के आए। इन लड़कियों के लिए रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठो ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो ये आप सबके लिए, आप सब यहाँ पे आए हैं। और महिलाओं के ऊपर मेरा भी बहुत लंबा कार्य है, विलेज के विमेन के साथ भी, विलेज की लड़कियों के साथ भी। और हम लोगों ने 20 डिस्ट्रिक्ट्स में वी वर वर्किंग एज आई वाज डायरेक्टर महिला समाख्या UP, and I was in charge of 20 districts in which we had the functionaries working about 3-4,000 and volunteers तो करीब 40-50 हज़ार से भी ज़्यादा थे। और बहुत बहुत इंटरनेशनली फेमस काम महिला समाख्या ने किया था, जिसमें महिलाओं का संघ बनाना और किशोरी संघ बनाना इम्पॉर्टेंट वर्क थे। और किशोरी संघ में किशोरियों को लेके और महिलाओं को लेके बहुत ट्रेनिंग की जाती थी, और वो इतना इतने स्ट्रॉन्ग वो विलेज लेवल संघ हो जाते थे कि विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग करना, गाइड करना, कदम उठाना बहुत स्ट्रांगली करते थे, मिलजुल के करते थे। और वो इसलिए करते थे बिकॉज दे हैड अ कलेक्टिव स्ट्रेंथ। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जो 25 लड़कियां भी हमारे साथ बैठी हैं और इनके साथ भी जो लोग जुड़े हैं, वो जो भी काम करना चाहें कलेक्टिवली करें। जब कलेक्टिव स्ट्रेंथ आती है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और हमारी बेपढ़ी लिखी, मैं जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाओं को अपने अगल बगल देखती हूँ, मुझे अपनी वो महिलाएं आती हैं याद जो बहुत स्ट्रेंथ से कुछ भी कर डालती थी। पुलिस स्टेशन घेर लेती थी, पंचायत घेर लेती थी, स्कूल नहीं काम करते थे तो स्कूल को घेर लेती थी, उनमें ताला लगा देती थी कि अगर यहाँ टीचर नहीं आएंगे, यहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो हम स्कूल नहीं चलने देंगे। वजीफे वहाँ बंटते थे तो वो जाके खड़ी हो जाती थी जिससे कि सही व्यक्ति को सही वजीफा मिले। कॉलोनी बढ़ती थी तो वो वहाँ खड़ी रहती थी और सही लोगों को ही कॉलोनी मिलती थी। तो वो स्ट्रेंथ उनमें आ गई थी, उनमें वो बेपढ़ी लिखी थी और अपनी डेली वेजेस का नुकसान करके संघों में आती थी, अपने पुरुषों से पिट कर वहाँ आती थी। और जब भी उनसे पूछा जाता था कि ऐसा क्यों करते हो, तो बोलते यही तो जगह है जहाँ हमें अपनी आइडेंटिटी मिलती है या हमारी बात हमारी तरह सुनी जाती है। क्योंकि जब भी महिलाएं कोई बात करती हैं तो उनका एक इवैल्यूएशन, मूल्यांकन लगातार होता रहता है। उस मूल्यांकन से परे जब वो संघों में जुड़ती थी, हमारी किशोरी यहाँ बैठी हैं, कितनी किशोरी संघों ने कितने बेमेल विवाह एंड चाइल्डहुड विवाहों को स्थगित करवाया, उनको पोस्टपोन किया उनके लोगों से। और ऐसा नहीं था कि हर चीज़ लड़ झगड़ के करते थे, उसमें ज़्यादातर नेगोशिएशन पहले होता था। हाँ, अगर जब नेगोशिएशन फेल हो जाता था तब वो कन्फ्रंटेशन की बात आती थी। और आज भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें से 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग नारी अदालतें चल रही हैं, जिनको हम लोग बोलते थे बेयरफुट लॉयर्स एंड बेयरफुट जजेस। They were uneducated women, uneducated girls who used to be the jury, and the jury में ऐसी होती थी जो
सम्मन भेजती थी बुलाने का। जूरी ऐसी होती थी जो स्टैम्प पेपर पे डिसीजन मेकिंग करके जजमेंट लिख के देती थी, और उन चाहे हमारे कोर्ट के जजेस की बात मानी ना जाए, बट उन जूरी की बात कोई हिम्मत नहीं करता था टालना, बिकॉज वहाँ पे पूरी कम्युनिटी होती थी जिसके साथ निर्णय लिया जाता था, और वो कम्युनिटी ही ये तय करती थी कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो बहुत लंबी कहानी है, इसमें आगे मैं नहीं जाऊंगी, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 चीज़ें हैं जिनसे औरतों को वंचित किया जाता है और डिसएम्पावर किया जाता है। दिस इज़ एन ईयर टू एम्पावर वुमेन, एम्पावर गर्ल्स। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक ये है एजुकेशन, अभी जो रील बनी थी उसमें अभी एमिटी यूनिवर्सिटी की अच्छे माहौल से, पढ़े लिखे माहौल से, वेल टू डू की फैमिली की लड़की ने यहाँ बताया और रील बनाई कि मुझे पीएमटी में नहीं परमिशन मिली जाने की, और मेरी फ्रेंड को भी नहीं मिली, बिकॉज दे आर गर्ल्स। तो आज भी वो डिस्क्रिमिनेशन है, आज भी एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है। और दूसरा है अर्निंग से वंचित किया जाता है। जब एजुकेशन से वंचित किया जाएगा तो अर्निंग से ऑटोमेटिकली भी वंचित होता है, और नहीं तो ये भी आपने बहुत सुना होगा, भाई हम नहीं जानते, जब तुम अपने ससुराल जाना तो वो तय करेंगे कि वो तुम नौकरी करोगी या नहीं करोगी, ये मैं नहीं डिसाइड करूँगा। व्हाई नॉट? क्यों नहीं वो लड़की डिसाइड कर सकती है? अगर एक लड़का डिसीजन ले सकता है कि मैं नौकरी करूंगा कि नहीं, तो वो लड़की क्यों दूसरों पे आश्रित है डिसीजन लेने के लिए? तो उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी अर्निंग, ये 2 चीज़ें उसको एकदम रिसोर्सलेस बना देती है। और तीसरी जो उसको फर्दर रिसोर्सलेस बना देती है, जब वो एक परिवार से विदा होकर दूसरे परिवार में जाती है जहाँ उसका अपना कहने वाला कोई नहीं होता, और बहुत समय लगता है उसको, कुछ लोगों को अपना बनाने में, इवन अपने पति को अपना बनाने में। और ये 3 चीज़ें जब उसको डिसएम्पावर कर दी जाती हैं, तब उसकी मोबिलिटी से लेके, उसकी डिसीजन मेकिंग से लेके, उसकी पर्सनालिटी से लेके हर चीज़ पे असर आता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ये जो लड़कियां आप हैं आज, मुझे लगता है केवल सम्मान तक सीमित नहीं रहेंगी, बट आगे जाके बहुत बड़ा योगदान देंगी, कुछ करके दिखाएंगी, कुछ करेंगी समाज के लिए, और केवल खुद को नहीं बदलेंगी। खुद को तो आपने बहुत मेहनत करके बदला होगा, अब आपका काम है और आपका ध्येय होना चाहिए कि आप अपने अगल बगल के माहौल को, आप अगर एक लड़की को, 2 लड़की को भी बदल दे तो इट्स अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। यू डोंट नीड टू चेंज द एंटायर सोसाइटी। मैं 2 लाइन से अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। मैं बेटों की तरह जीने का हक मानती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। मैं बेटों की तरह जीने का हक मानती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को मेहमान न समझा जाए।